नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ही सवाल पर बात करने जा रहा हूँ। हमारे जो भी लोग हमसे मिलने आते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें कमज़ोरी और थकान बहुत होती। तो आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें कमज़ोरी ज़्यादा होती है। जब कोई भी व्यक्ति कमज़ोरी और थकान की शिकायत करता है तो जिन बातों का हम लोगों के दिमाग में ख्याल आता है वो उसका पहला मुख्य कारण है अनीमिया, खून की कमी, डायबिटीज़, थायराइड की शिकायत, क्रॉनिक मेडिकल डिजीज जैसे हार्ट की कोई अपना बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर या स्ट्रेस। ये मुख्य कारण है जिसके कारण लोग थकान से या कमज़ोरी से ज़्यादा परेशान होते हैं। आज मैं आपके लिए अनीमिया के बारे में बात करूंगा, इसलिए कि अनीमिया सबसे कॉमन मुख्य कारण है कमज़ोरी और थकान का। और अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिस पर ख्याल कम ही लोगों का जाता है। तो आइए आज हम अनीमिया के बारे में जो बात उसके बारे में जानने योग्य बातें हैं वो ये कि अनीमिया क्या है, अनीमिया किसको कहते हैं। अनीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे खून में आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कण की संख्या में काफ़ी गिरावट हो जाती है और जिसके कारण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी काफ़ी घट जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही रहता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा हमारे मांसपेशियों को कम मिलनी शुरू होती है। और यहाँ पर जानने जो भी मुख्य बातें हैं कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आयरन। आयरन के अलावे भी और भी से तत्व हैं, लेकिन सबसे मुख्य तत्व है आयरन। अब इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण किसी भी व्यक्ति को अनीमिया हो सकता है। सबसे पहले उसमें मुख्य जो अपना कारण है वो है आयरन और विटामिन्स की कमी। दूसरा इम्पोर्टेंट है ये अपना कारण ख़ास तौर से महिलाओं में देखा गया है। प्रायः उन महिलाओं में जिनमें मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्त का स्राव होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनमें खून की कमी ख़ास तौर से होती है। महिलाओं में जब वो गर्भाधारण करती हैं, गर्भवती बनती हैं, उस समय उनके बॉडी में आयरन की डिमांड अधिक होती है, जिसके कारण खून की अपनी कमी होती है। इसके अलावा अगर बोन मैरो, जहाँ पर कि वो एक फैक्ट्री है जहाँ से जिस जगह पर खून का निर्माण होता है, बोन मैरो के अंदर कोई डिजीज़ या कोई डिफेक्ट हो जाए तो इसमें भी अनीमिया होने की संभावना होती है और ये बहुत ही गंभीर अनीमिया होता है। इसके अलावा शरीर में कोई क्रॉनिक मेडिकल इलनेस हो, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है यह अपना क्रॉनिक किडनी की बीमारी हो, उसमें खून की कमी होती है। लीवर की बीमारी हो तो उसमें भी होती है खून की कमी। थायराइड की बीमारी हो उसमें भी खून की कमी देखा गया है। हार्ट की कोई अपना बीमारी हो उसमें भी खून की कमी देखी जाती है। अगर इम्यून सिस्टम जो बहुत सारे रोगों से हम बचाने में सहायक करता है, वो उसके अंदर हो जाए गड़बड़ी, तो या यूँ कहें कि इम्यून सिस्टम जब ये पागल हो जाए तो वो अपने ही शरीर के रक्त कण को डैमेज करता है, जिसके कारण आरबीसी हीमोलाइज करती है और उस व्यक्ति को खून की कमी हो सकती है।
तो ये सारे कारण हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है अब कारण खून का, ये कैंसर, जिसे हम लोग लीकीमिया भी कहते हैं। तो ये सब मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति को शरीर में खून की कमी हो सकती है। अनीमिया के बारे में जो थर्ड पॉइंट है, हमें जानना होगा कि अनीमिया होने पर कैसे हम समझें कि हमें अनीमिया हो सकता है। तो उसके जो लक्षण है वो सबसे है थकान का होना और अत्यधिक वीकनेस फील करना, कमजोरी फील करना, जो हमने पॉडकास्ट के शुरू में बतलाया था। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हल्की फुल्की काम करने पर भी सांस उखड़ जाना, सांस लेने में कठिनाई होना। थर्ड है अनीमिया की कमी के कारण सर में भी दर्द होता है। और चौथा है कि वो व्यक्ति जिन्हें अनीमिया होता है वो इरिटेबल हो जाते हैं, उन्हें अपना गुस्सा बहुत आता है और कुछ लोग डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। ये लक्षण प्रायः लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर खून की अपना कमी हो तो ये लक्षण नहीं भी पता लगता है, जांच के बाद पता चलता है। अगला जो ये अपना प्रश्न होगा कि अनीमिया में कौन कौन से जांच की आवश्यकता है। जांच करने का मकसद होता है हमारा कि इस अमुक व्यक्ति को अनीमिया है कि नहीं। अनीमिया है तो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, और अनीमिया के क्या कॉज हो सकते हैं इसका भी हमें जांच पड़ताल से पता करना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जांच है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत आसान टेस्ट है। इससे ये लगता है पता कि हीमोग्लोबिन इनके शरीर में सामान्य है कि नहीं। हीमोग्लोबिन के बारे में मेल्स में 13.6 13.6 ग्राम पर डेसीलीटर और हीमेटोक्रिट 41% है तो आपको अनीमिया नहीं। इसके नीचे आने पर आप अनीमिया की श्रेणी में आते हैं। महिलाओं की बात करें तो 12 ग्राम हीमोग्लोबिन से कम या हीमेटोक्रिट 36% से कम होने पर ही आपको अनीमिया की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद हम लोग जांच करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप अगर रेटिकुलोसाइट परसेंटेज हाई है, इसका मतलब आपके शरीर में खून का निर्माण बहुत ही स्पीड में हो रहा है। रेटिकुलोसाइट कम है, इसका मतलब कि निर्माण की में बहुत धीमी है या बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि जब हम लोगों को रूटीन जांच से अनीमिया का कॉज का पता नहीं लगता है तो बोन मैरो की भी जांच की आवश्यकता होती है। ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या लीकीमिया में, अप्लास्टिक एनीमिया में इस जांच की आवश्यकता पड़ती है। हर अनीमिया में बोन मैरो की जांच की आवश्यकता नहीं होती। जब पेशेंट को अनीमिया के साथ BP भी हाई रहता है तो उसको अपने किडनी की बीमारी होने की संभावना रहती है, और उसमें अनीमिया की जांच के अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना आवश्यक होता है। और तो इस तरह से जांच करने पर ज़्यादातर लोगों में अनीमिया के कारण आसानी से लगता पता, उसकी सिविरिटी होती है पता, और कभी कभी आयरन प्रोफाइल भी हम लोग अपना कराते हैं जहाँ पर कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की संभावना रहती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अनीमिया का उपचार हम लोग कैसे करें, तो जो मैंने बताया कि सबसे मुख्य है कारण आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। बल्कि यहाँ तक कि ज़्यादातर लोगों की धारणा है कि खून की अगर अपना कमी है तो बगैर कुछ जाने हुए आयरन का टैबलेट या आयरन के लिक्विड ले लो, अनीमिया ठीक होगा। ऐसी बातें नहीं हैं। मैं यहाँ पर आपको आगाह कर दूं कि हर पीली धातु सोना नहीं होती, हर अनीमिया आयरन की कमी के कारण नहीं होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि
अनीमिया का वर्गीकरण करें, माइक्रोसिटिक है, मेगालोब्लास्टिक है या नॉर्मोसिटिक है, और उसकी सिविरिटी क्या है और उसका मुख्य अपना कारण क्या है, और उसके बाद से हम लोग उपचार करने शुरू। चूँकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया साबित होने पर आयरन की टैबलेट या लिक्विड इस्तेमाल हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हम लोगों से जानना चाहते हैं कि आयरन की गोली कितने समय तक खानी चाहिए। तो यहाँ पर बता दूँ कि आयरन की गोली का 2 स्टेज है। पहला स्टेज कि उस समय तक तो आप जरूर खाएं जब तक आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन सामान्य न हो जाए। मर्दों में 13.6 और महिलाओं में 12 ग्राम। जब हीमोग्लोबिन आपका सामान्य हो जाए तो उस दिन से लेके आगामी 6 महीने तक आपको आयरन टैबलेट को लगातार खाना है, ताकि आपके शरीर में जो आयरन स्टोर है वो मुकम्मल हो जाए, सैचुरेट कर जाए। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग शाकाहारी हैं उसमें प्रायः विटामिन B12 की कमी अक्सर होती है और उनको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने का डर रहता है। शाकाहारी लोग विटामिन B12 के लिए अलग से उसकी टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल करना उनके लिए ज़्यादा उचित होगा। थर्ड सवाल होता है कि क्या अनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता होती है। हर अनीमिया के पेशेंट को खून की आवश्यकता नहीं होती है। जो सीवियर अनीमिया होता है, सीवियर अनीमिया का मतलब है जब उनके शरीर में 7 ग्राम से खून कम हो, तो ऐसे लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बदले में कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन देने की परंपरा है। आरबीसी या पैक्ड सेल, आरबीसी हम लोग देते हैं, बाकी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट उनको अपने देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इम्यून सिस्टम की डॉक्टरी जांच में होता है पता, तो इम्यून सिस्टम के खतरों से आपको बचाने के लिए भी दवाएं उपलब्ध हैं जो हम लोग लिखते हैं जिससे आपकी रक्षा हो सके। या अगर जांच पड़ताल में आपको लगता है कि ऑर्गन डिसफंक्शन है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की बीमारी है, तो उसका भी उपचार करने से, अंडरलाइंग डिजीज से, रिमोटॉइड आर्थराइटिस वगैरह का को कंट्रोल भी करने से, इसके कारण अगर अनीमिया है तो भी आपका अनीमिया कंट्रोल हो सकता है। सवाल है कि क्या करें कि हमें अनीमिया ना हो। जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप एक संतुलित भोजन अवश्य करें। संतुलित का मतलब आपके भोजन में आयरन, विटामिन्स, प्रोटीन की मात्रा उचित हो, और इसके अलावा जो आप दाल चावल अन्न खाते हैं खाएं। लीफी वेजिटेबल, हरी साग सब्जियां, फल और दाल, दूध, इस तरह के, या फल में एप्रिकॉट, पका केला, इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में आप पाई जाती है। फलों का सेवन करने से, हरी साग सब्जियों का रेगुलर सेवन करने से उचित मात्रा में हमें विटामिन्स और आयरन शरीर में मिलते हैं, जिसके कारण हमें खून की कमी होने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा है, जो लोग शाकाहारी हैं उनको विटामिन B12 टैबलेट के रूप में खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन की बात करें तो मांस में, रेड मीट में, ऑर्गन मीट में आयरन काफ़ी उचित मात्रा में होता है, और देखा गया है कि जो लोग रेगुलर मांसाहारी भोजन खाते हैं, खास करके मटन, तो उसमें आयरन की कमी बहुत कम ही देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई महिला गर्भवती हो गई है तो उसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया काफ़ी कॉमन है, इसलिए कि आयरन का डिमांड उनमें उस स्थिति में ज़्यादा हो जाता है। शुरू से जिस दिन से वो गर्भ धारण की है, आयरन की टैबलेट उन्हें मिलनी चाहिए, या आयरन रिच खाना खाना चाहिए, ताकि उन्हें खून की अपना कमी नहीं हो, ताकि वो माता और उनके बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। आयरन खाने का बहुत आसान है टेक्निक। अगर हर
गर्भवती महिला को सुबह नाश्ते में बूट, अंकुरित बूट या अंकुरित मूंग के साथ अगर गुड़ नाश्ते में दिया जाए, गुड़ इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत होती है। गुड़ और अपना चना नाश्ते में दिया जाए तो उनके शरीर में काफ़ी उचित मात्रा में आयरन होता है। और इसके अलावा गर्भवती माताओं को हरी साग सब्जियों के अलावा 1 गिलास दूध भी रोज़ मिलना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा। अगर किसी महिला को मासिक धर्म में स्राव ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका उचित उपचार करना आवश्यक है। नहीं तो उसके शरीर में काफ़ी खून की कमी हो सकती है, ब्लड अलग से देने की नौबत आ सकती है, जान को भी खतरा हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी या किडनी की बीमारी है या लीवर की बीमारी है तो उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए और हमें सतर्क होना चाहिए कि इनको एनीमिया नहीं होने पावे। आखिरी सवाल कि किस परिस्थिति में हमको डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक है। डॉक्टरों से मिलने के लिए आपको जब लगे कि मुझे इतनी कमजोरी है, इतनी थकान है कि मैं मामूली सी भी काम करना हमसे संभव नहीं है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपको घूमने फिरने में, चलने फिरने में या सामान्य काम करने में चक्कर आवे तो भी आपको डॉक्टरों से मिलना चाहिए। चलने में अगर सांस फूलने लगे तो मिलना चाहिए। महिलाओं में अगर मासिक धर्म में अधिक स्राव हो, जैसा कि मैंने बताया, उनको भी मिलना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने सारांश में अनीमिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि अनीमिया कमजोरी का सबसे मुख्य कारण है। अगर थोड़ी सी भी थकान ज़्यादा है तो सबसे पहले CBC रेटिकुलोसाइट अपना काउंट होना चाहिए और जो कारण है उसके हिसाब से आपका उपचार होना चाहिए। खाने पीने में संतुलित आहार, हरी साग सब्जियाँ, फल और थोड़े से गुड़ का भी इस्तेमाल किया करें। अगर कोई गंभीर कारण, कोई हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी है या मासिक धर्म में ज़्यादा स्राव है या सांस की तकलीफ़ है तो अपने डॉक्टरों से ज़रूर मिलें। मैं समझता हूँ कि अनीमिया पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप अपने थकान और कमजोरी से आपकी काफ़ी रक्षा होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।